माल, कच्चे माल से लगेंगे उद्योग धंधे, उद्योग धंधे से मिलेगा रोजगार, रोजगार से बढ़ेगी चीजों की मांग, मांग से मिलेगा उचित दाम, दाम से होगा पूंजी का निर्माण और पैसा जाएगा खेत की ओर। ये बांस उसमें बहुत बड़ा उपयोगी होगा। केवल एक सस्टेनेबल मॉडल बनाने की जरूरत है, एक ऐसा मॉडल कि 3 साल तक हमारे किसानों के हाथ में भी पैसे जाते रहे, उद्यमी थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाए, एक मॉनेटेरियम हो और सरकार का भी एक रास्ता हो। जब तीनों मिलेंगे तो इसका उद्धार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक अनेक आभार। अपनी प्रेरक बातों से हम सबको आपने संबोधित किया, हमारा मार्गदर्शन किया। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री गिरिराज सिंह जी अनेक आभार प्रकट करते हैं। हमारा बिहार समानता और सुशासन के भाव से प्रगति पथ पर अग्रसर है। यहाँ न्याय के साथ विकास है और इस विकास यात्रा में माननीय उप मुख्यमंत्री जी साझेदार है। मैं आग्रह करती हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सुशील कुमार मोदी जी से कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। अनेक तालियों से स्वागत। भारत सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, नवादा के सांसद मेरे सहयोगी मित्र श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर प्रेम कुमार जी, प्रधान सचिव इस विभाग के श्री त्रिपुरारी शरण जी, पीसीसीएम बिहार डॉक्टर श्री डी.के. शुक्ला जी, निदेशक IWCST बेंगलोर श्री सुरेंद्र कुमार जी, निदेशक बंबू मिशन मध्य प्रदेश श्री वी.वी. सिंह जी, BIA के अध्यक्ष श्री KPS केसरी जी, और बिहार के अंदर जो भागलपुर के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर सेंटर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री अजय चौधरी जी, देश के अनेक संस्थाओं और राज्यों से आए हुए जो बैम्बू के एक्सपर्ट्स हैं, वैज्ञानिक हैं, अन्य प्रतिनिधिगण, मित्रों, बहनों और भाइयों, मित्रों, मुझे बड़ी खुशी है कि बिहार सरकार के पर्यावरण वन विभाग के द्वारा आजादी के बाद पहली बार बांस जैसे विषय पर और कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। और जिसे बकरी के बारे में कहते हैं कि बकरी गरीबों की गाय है। बड़े लोगों के घर में बकरी नहीं मिलती है, गरीब के घर में बकरी मिलती है। तो कहते हैं कि बकरी गरीबों की गाय है। वैसे ये जो बांस है ये गरीबों का टिम्बर है। अब गरीब के घर में तो और जो महंगी और वैसी जो लकड़ियां हैं उनका फर्नीचर, उनसे घर वो उपलब्ध नहीं हो सकता, लेकिन गरीब आदमी के लिए ये जो बांस है एक गरीबों की लकड़ी है, गरीबों का टिम्बर है। और इससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बांस को ग्रीन गोल्ड की संख्या दी है। ये सोना है। जैसे सोना आप चाहें तो लंबे समय तक उसको सुरक्षित रख सकते हैं। और बांस के बारे में भी कहा जाता है कि 120 साल तक बांस से आप पैसा कमा सकते हैं। हर 4 साल पर बांस को काटिए, फिर बांस तैयार हो जाएगा, फिर काटिए, और लगभग 120 साल तक केवल एक बार बांस का रोपण कर दिया आपने तो इतने लंबे समय तक आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और मित्रों, अभी गिरिराज जी उसके बहुत सारे उपयोग का जिक्र कर रहे थे, लेकिन कुछ उपयोग का जिक्र करना भूल गए। मरने के बाद जो बांस की काठी होती है उसी में आदमी के शरीर को रखकर और घाट ले जाया जाता है। और बिहार में तो जो छठ का महान पर्व है उसके अंदर जो बांस का सूप है और दौरा, उसी से हम सूर्य की आराधना और पूजा करते हैं। तो चाहे घर का निर्माण करना हो, इतने उपयोग हैं। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि कृषि के क्षेत्र में कोई एक उपज जिसका इतना ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है, इतने विविध क्षेत्रों में इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर कोई एक वस्तु है तो वो है बांस। और इसलिए आज हम लोगों ने बांस पर इस कॉन्क्लेव को यहाँ पर आयोजित करने का निर्णय लिया है। और मित्रों, जैसा कहते हैं कि जो भूकंप रोधी जो मकान बनते हैं उसमें इस तरह के स्टील का इस्तेमाल किया जाता है कि वो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। तो बांस भी जो है वो भूकंप रोधी है, उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी है।
और जैसा भी कहा डॉक्टर प्रेम जी ने और गिरिराज जी बाकी लोगों ने, यानी बाकी पौधों की तुलना में बांस 30% ज्यादा ऑक्सीजन और उत्सर्जित करता छोड़ता, 30%। और वो जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ये लेकर फोटोसिंथेसिस करके और वो बांस का जो फाइबर होता है ये उसका निर्माण करता है। और जिसको कहते हैं कि उच्च तीव्रता का जो रेडिएशन है उसको भी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। और कैसे भी आंधी आए, तूफान आए, पेड़ गिर जाए, लेकिन आज तक आपने कभी बांस के झुरमुट को गिरते भी नहीं सुना होगा। और मित्रों, आपको मालूम है कि बिहार की सरकार ने यह निर्णय लिया पिछले दिनों कि जो नहर और तटबंध है, जो बांध है, उसके किनारे 40% पेड़ या पौधे हम केवल बांस के लगाएंगे, क्योंकि भूक्षरण को रोकने में, सॉइल इरोजन को रोकने में, क्योंकि मिट्टी को बांधने की उसमें क्षमता है। और इसलिए बाढ़ग्रस्त इलाकों में ये बांस जो है ये वरदान साबित होता है। मित्रों, इसीलिए बिहार की सरकार ने, और आपने देखा होगा कि जो सबसे ज्यादा बांस का उपयोग या खेती होती है, ये जो कोसी का इलाका और पूर्णिया का इलाका है, उस इलाके में सर्वाधिक बांस, और कोसी का इलाका बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र भी है। और इसलिए जो संपूर्ण बिहार में तो बांस पैदा होता है, परंतु पूर्वी बिहार का जो कोसी क्षेत्र है और पूर्णिया मंडल, उसका शायद एक बड़ा कारण होगा कि जो मौसम है उसके अनुकूल है, ज्यादा अच्छी वर्षा और कम तापमान। बांस के लिए जो तुम पूरे बिहार में बांस के क्षेत्र पर काम करेंगे, लेकिन हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे ये भागलपुर से लेकर उसके आगे के इलाके के अंदर, इस क्षेत्र को हम विशेष इस रूप में काम करेंगे। और मित्रों, जैसा बताया गिरिराज जी ने अभी कि दुनिया का जो बांस है, दुनिया के 3 देशों में 80% बांस होता है, भारत, चीन और म्यांमार। और भारत में भी बहुत बड़ी मात्रा में बांस होता है और बिहार में भी होता है। लेकिन दुर्भाग्य बिहार का कि जल हमारे यहाँ, जल हमारे पास, और मछली मंगाते हैं हम आंध्र से, अंडा मंगाते हैं बाहर से, बांस की खेती की बहुत बड़ी संभावना, और बांस हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। और इसलिए आगे आने वाले दिनों में हम ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि बांस हमको बाहर से ही मंगाना पड़े। और जैसा गिरिराज जी ने बड़ी मार्के की बात कही कि जब तक आप बांस की खेती को उद्योग से नहीं जोड़ेंगे, अभी एग्रो फॉरेस्ट्री में यही समस्या आ रही है हमारे सामने कि पॉपुलर के पेड़ तो लग गए, लोगों ने बड़े पैमाने पर एग्रो फॉरेस्ट्री प्रारंभ कर दिया, लेकिन उस लकड़ी को बेचे कहाँ, उस लकड़ी को खरीदे कौन? और इसीलिए आपने अच्छी बात कही। वैसे हम लोगों ने यहाँ उद्योग से जुड़े लोगों को भी बुलाया है, और भी यहाँ पर जो वैज्ञानिक आए हैं कि बांस को किस तरह से और आर्टिजन के साथ जोड़ सकते हैं, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज से जोड़ सकते हैं, उसका किस तरह से और इस्तेमाल हो सकता है, इसके बारे में भी। और हम लोग आज के इस चर्चा में, हम लोग आज विमर्श में इस पर चर्चा करेंगे। और मित्रों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने नेशनल बैम्बू मिशन, जो तो चल रहा बहुत वर्षों से, लेकिन इस बार के बजट में केंद्र की सरकार ने ऐलान किया है, मैं ग्रीन बैम्बू के बारे में, ग्रीन गोल्ड का जिक्र करते हुए, और 18, 19 और 19-20 यानी जो 2 साल 18, 19, 19, 20 1290 करोड़ रुपया, 1290 करोड़, ये भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ने इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2 साल के लिए आवंटित किया 1290 करोड़ रुपया, जिसमें 60% केंद्र देगा और 40% जो है और बिहार सरकार देगी। और केंद्र की सरकार ने यह भी तय किया है कि 1 लाख हेक्टेयर में हम प्लांटेशन करेंगे, 1 लाख किसान इससे लाभान्वित हों, और 4000 ट्रीटमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की और यूनिट्स भी जो हैं और लगाई जाएंगी। मित्रों, खास करके अब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से उस पर काफी चर्चा हुई, और हम लोग बिहार के अंदर
जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है। अभी तक बांस तो ज्यादातर फॉरेस्ट एरिया में पैदा हो रहा है। और मैं फिर एक बार केंद्र के आदरणीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बांस को और ट्री से ग्रास में उसको कन्वर्ट कर दिया या उसको निकाल दिया ट्री की श्रेणी से, ताकि बांस को ले जाने और बेचने में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो। लेकिन मित्रों, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है कि अच्छी क्वालिटी का हर चीज में, चाहे वो पशु हो या एग्रीकल्चर हो या प्लांटेशन हो, जो अच्छा बीज जिसको कहते हैं, अच्छा सीडलिंग, इसलिए जेनेटिकली सुपीरियर क्वालिटी मटेरियल, प्लांटिंग मटेरियल। ये तो मैं देखता हूँ कि लोगों ने आम लगाया और जब 8 साल का तैयार हुआ तो मालूम पड़ा कि आम का पेड़, लीची का पेड़ या कोई और पेड़ वो तो अच्छी गुणवत्ता का फल नहीं दे रहा है। किसान कितना निराश होता होगा। यहाँ बैठे हुए जो वैज्ञानिक, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हम जो बेस्ट क्वालिटी का, जो जिसके का जेनेटिकली सुपीरियर क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल, या किस तरह का प्लांटिंग मटेरियल जिसका कॉमर्शियल इस्तेमाल भी हो और जिसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल भी हो, वाणिज्यिक इस्तेमाल भी हो और जिस बांस का औद्योगिक इस्तेमाल भी हो। तो इस तरह का प्लांटिंग मटेरियल हम लगाना चाहेंगे, बिहार के अंदर प्रोत्साहित करना चाहेंगे। और इस संदर्भ में यहाँ बैठे लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने बिहार में भागलपुर में टीएनबी कॉलेज के कैंपस में और एक बांस का टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया है और अब उसकी क्षमता लगभग 1.5 लाख सीडलिंग प्रति वर्ष तैयार करने की उसकी क्षमता हो गई है। और मैंने पिछले दिनों की रिव्यू मीटिंग में कहा है कि उस बिल्डिंग का एक और पल्ला बनाइए और भागलपुर के टीएनबी कॉलेज कैंपस में जो टिश्यू कल्चर लैब है उसकी क्षमता बढ़ाकर आगे आने वाले वर्षों में 3 लाख से 5 लाख पौधे प्रति वर्ष तैयार करने की क्षमता जो है उसकी बनाई जाए। उसी प्रकार सुपौल में टिश्यू कल्चर लैब का भवन बनकर तैयार हो गया है और बहुत जल्दी हम वहां पर सीडलिंग के प्रोडक्शन की तैयारियां प्रारंभ कर देंगे। उसी प्रकार अररिया में भी और कुसियार गांव है, वहां पर बिल्डिंग बनकर तैयार है और वहां पर हमारा टारगेट है कि क्रमबद्ध तरीके से 8 से 10 लाख सीडलिंग एक साल में हम तैयार कर सकें। जो पैसा खर्च होगा हम पैसा खर्च करेंगे। ये 3 जो लैब हमारी है, ये बेस्ट लैब हो, अत्यंत आधुनिक लैब हो, सारे उपकरणों से सुसज्जित हो। जिस तरह के वैज्ञानिकों को जो पेमेंट करना होगा पेमेंट करेंगे, लेकिन हमारी ये जो तीनों लैब है, ये लैब हिंदुस्तान के बेहतरीन लैब में से एक होनी चाहिए। और फिर जो यहाँ पर वैज्ञानिक और अन्य लोग आए हैं, उन सभी लोगों से मैं आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा करूंगा। मित्रों, साथ ही साथ हमने इस बात का भी विचार किया है कि अभी ये जो भारत सरकार का नेशनल बैम्बू मिशन है, ये अभी तक कृषि विभाग के अंतर्गत था, लेकिन काम ज्यादा कर रहा था वन विभाग। तो मेरी डॉक्टर प्रेम कुमार जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और बहुत जल्द ये जो नेशनल बैम्बू मिशन है, इसको कृषि विभाग से निकालकर पर्यावरण एवं वन विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ताकि और हम इसका फंड्स का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही साथ आज एक टास्क फोर्स गठित करने की मैं घोषणा करता हूं, जो पीसीसीएफ है उनकी अध्यक्षता में बैम्बू पर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो बैम्बू के सारे चीजों का विचार करके और फास्ट ट्रैक में कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाए और बिहार बैम्बू पॉलिसी का निर्माण करेंगे। अभी तक हम एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी का उसको हिस्सा बना कर रखे हुए थे, लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री से बाहर निकाल कर और ये जो टास्क फोर्स है, ये बिहार बैम्बू पॉलिसी अनेक राज्य में, त्रिपुरा में, आसाम में, मिजोरम के अंदर मैंने देखा कि अलग से बैम्बू की पॉलिसी है। हमारे बिहार में जितनी बड़ी संभावना उसको देखते हुए और एक बिहार
बांस नीति एक अलग से, और ये टास्क फोर्स का जो गठन होगा वो इसके एक अलग से बिहार बैम्बू पॉलिसी का बनाने का काम करेगा। साथ ही साथ यहाँ तो पुरारी जी और पीसी सब दोनों बैठे हुए हैं। बिहार के किसानों को अध्ययन के लिए और ट्रेनिंग के लिए, और हम आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम इन राज्यों में यहाँ के किसानों के जत्थों को भेजेंगे ताकि वो लोग वहाँ जाकर अपनी आंखों से बांस की खेती को देख सके, और खास के त्रिपुरा में और बाकी जगहों पर बैम्बू से जो कई तरह के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, उन उत्पादों को कैसे तैयार किया जाए। और जो गिरिराज जी ने जिक्र किया कि अगर बांस को अगर हम इंटरप्रेन्योर से नहीं जोड़ेंगे तो किसान फिर ठगा महसूस करेगा कि बांस तो तैयार हो गया लेकिन उसके बांस को कोई खरीदने वाला नहीं है। और आपको ये भी मालूम है कि बांस का इस्तेमाल ये पेपर इंडस्ट्री में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जिसमें देश का जो ये जो पेपर इंडस्ट्री है उसमें बांस और उसका पल्प जो है उसमें और उसका इस्तेमाल हो पाएगा। इसलिए हम केवल किसानों को ही भेजेंगे नहीं बाहर, बल्कि जो आर्टिजन्स हैं, जो कारीगर हैं, उनको भी हम इस अध्ययन दल में भेजेंगे। साथ में कुछ किसान और कुछ कारीगर और कुछ उद्योग जिनको रुचि हो उसमें उद्योग करने में, ताकि सर्वाधिक 70 to 80% बांस मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट के अंदर होता है। इसलिए वहाँ पर वो किस तरह से बांस को किस तरह से इंटरप्रेन्योर के रूप उसको किया जा सकता है, उद्योग से जोड़ा जा सकता है। और साथ ही साथ अररिया में जो हमारा केंद्र होगा टिश्यू कल्चर का, वहीं पर एक ट्रेनिंग सेंटर भी हम प्रारंभ करेंगे। तो किसानों को भी बांस की खेती का प्रशिक्षण देना हो या आर्टिजन्स को उसके उत्पाद की ट्रेनिंग देनी हो, तो जो अररिया में हमारा सेंटर होगा वहीं पर हम काफ़ी जगह वहाँ पर बिहार सरकार के वन विभाग की जमीन है, बिल्डिंग है, तो वहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर हम स्थापित करेंगे ताकि स्किल डेवलपमेंट और बांस की खेती, इन दोनों चीज़ों को हम उसके माध्यम से और हम स्थापित कर पाएंगे। मित्रों, मैं यहाँ बैठे सभी लोगों से, और दिन भर यह सेमिनार यहाँ पर चलेगा, तो मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा करूँगा कि आप हमारा सहयोग करें, अपने अनुभव को बांटें कि बिहार में बांस की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, बांस आधारित उद्योग, इसके मार्केटिंग की क्या व्यवस्था हो, और एग्रो फॉरेस्ट्री में बांस की क्या भूमिका हो सकती है। जिससे मित्रों बहुत लोग मजाक कर रहे थे, अरे भाई बांस पर भी कोई कॉन्क्लेव होता है, क्योंकि बिहार में तो बांस के नाम पर इतना मजाक चलता है, इतनी तो लोगों को लगता है कि बिहार में सिक्के का संकट है, कॉइन का शॉर्टेज, बिहार में बांस, लेकिन हमारे लिए बांस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के किसानों की जिंदगी के साथ बांस जुड़ा है। और जैसा कहा डॉक्टर प्रेम कुमार ने, प्रधानमंत्री चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़े, तो किसानों की आमदनी को बढ़ाने में, राज्य के औद्योगिकरण में, इन सारी चीज़ों में मैं समझता हूँ कि आज के यह कॉन्क्लेव बिहार को एक नई दिशा देने का काम करेगा। और आगे आने वाले वर्षों के अंदर हम बांस के क्षेत्र में बिहार को नहीं, देश को भी नई दिशा दिखाने में सक्षम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ देश में सारे तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम जो अन्य वैज्ञानिक और जो जानकार लोग हैं, उन सभी लोगों का स्वागत करते हुए और आज के इस कॉन्क्लेव को औपचारिक उद्घाटन करने की मैं घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।